जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है खान सर का बुक से। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है आज दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 6 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको खान सर के प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर 1 से लेकर 6 तक उपलब्ध है पूरा वीडियो दोस्तों। आप लोग उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी में और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें और 7 प्रीवियस प्रश्न है, तो ये 20 में से 7वां प्रैक्टिस सेट है। आज इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। आज फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है प्रैक्टिस सेट में, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, इसमें से 4 है। तो लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लोथल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। ठीक है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें दोस्तों लोथल, तो लोथल कहाँ है, तो अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद के पास है। और इसकी खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने 1857 ईस्वी में 1957 ईस्वी में खोज की थी। रंगनाथ राव ने, ठीक है, लोथल की खोज की थी। और किस नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न पूछता है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है लोथल। किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है लोथल। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था लोथल से, लोथल से मुख्य बातें क्या है, तो लोथल एक गोदी वाला है, यानी एक पतन है, यानी बंदरगाह है। लोथल एक बंदरगाह है। यहाँ से हमें चावल प्राप्त हुए हैं लोथल से, अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं लोथल से, हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं लोथल से, 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। एक प्रश्न पूछता है 3 युगल समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो एकमात्र लोथल ही है जहाँ से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। तो लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है लोथल से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा है, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है दोस्तों। कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे। काफी प्रश्न पूछता है इससे, या मैच करने के लिए देगा। तो हड़प्पा कौन सी नदी पर किनारे है, रावी नदी के किनारे। और पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, रावी नदी किनारे है, 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा से मुख्य क्या क्या बातें हैं जो हमें मिली है, और भी बातें, लेकिन मुख्य बातें क्या है हड़प्पा में, तो हड़प्पा से हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है, कांस्य की दर्पण प्राप्त हुई है हड़प्पा से, और RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुई है हड़प्पा से, और श्रमिक आवास प्राप्त हुए हड़प्पा से। और हड़प्पा है सबसे पहला शहर जो प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहला शहर कौन प्राप्त हुआ था, हड़प्पा प्राप्त हुआ था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए हम लोग कलिबंगन देखें, कलिबंगन, तो कलिबंगन है जो इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। कलिबंगन की खोज अमलानंद घोष ने किया था, और यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कलिबंगम किस नदी के किनारे है, तो कलिबंगा है जो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ से प्रमुख चीजें क्या क्या मिली है, तो कलिबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कलिबंगा से मिला है। अग्नि के हवन कुंड मिले हैं कलिबंगा से, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कलिबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कलिबंगा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो इसे देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत वाला में। ठीक है, और यह मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो दोस्तों। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिला है, ये काफी प्रश्न आता है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, विशाल स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, कांस्य मूर्ति, महाविद्यालय, एक सिंगी पशु की मुद्राएं, ये सब कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कौन है या बंदरगाह कौन है, तो लोथल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है दूसरे नंबर प्रश्न में, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था, तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किए थे, ये प्रश्न पूछा है। यदि हम देखें तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन है जो अपना धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में आरंभ किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सारनाथ में।
ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जहां दिए थे और उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और उस उपदेश देने की जो प्रक्रिया था उनको, उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बोध गया में क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और श्रावस्ती भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भगवान बुद्ध की जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 बीसी में भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कपिल वस्तु में पड़ता है। मृत्यु कब हुआ? 483 बीसी में कुशीनगर देवरिया में 80 वर्ष की उम्र में। इनके पिता का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और वो कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है, और कौन से कुल थे? तो शाक्य कुल के थे। माता महामाया था जो कोलीय वंश से संबंधित थी माता, और सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने गृह त्याग किए थे कितने वर्ष की उम्र में? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, और जिसे इस घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने जब, और उनकी प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, जिसे बुद्धत्व कहते हैं। 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तथागत यानी सत्य है ज्ञान जिसका, उसे तथागत कहते हैं। शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, उनके प्रिय शिष्य कौन था? तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश, यही प्रश्न पूछा है, वो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, कुछ और यदि आपसे पूछ लिया जाए श्रावस्ती के बारे में, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे श्रावस्ती में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो हमने आपको बताया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध देखें किस घटना से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दांडी मार्च से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दोस्तों। और महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों की यात्रा कब? 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे और 5 अप्रैल 1930 तक 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा किए थे। ठीक है, और तब जाके उन्होंने नमक का तोड़ा था दांडी नामक स्थान पर, और वहीं से 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किससे संबंधित है? दांडी मार्च यात्रा से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारियों संगठन से था? लाला हरदयाल का संबंध गद्दार पार्टी से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लाला हरदयाल का संबंध किससे है? तो गद्दार पार्टी से है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी गद्दार पार्टी की स्थापना। गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जून 1913 को सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर की गई थी। और गद्दार पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना तथा महासचिव थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गद्दार पार्टी के महासचिव थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये प्रश्न पूछा है। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आचार्य जेबी कृपलानी उस समय भारत के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और कब? 1946 से 47 के बीच में, और मेरठ में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वे जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखें दोस्तों, तो इनका इंपॉर्टेंट क्या है? तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने की थी वर्ष 1929 में। सरदार पटेल को देखें तो उन्होंने वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन किए थे सरदार पटेल, और जिन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए थे। और गांधी जी ने कहा था, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था 1931 के अधिवेशन में लाहौर में, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, और वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता के लिए चुने गए थे, परंतु उन्होंने इस्तीफा त्याग पत्र दे दिया था अध्यक्ष पद से। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1939 का अध्यक्षता किए थे। तब वर्ष 1939 का अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट, ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताते हैं दोस्तों क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस कारण से मुझे डिटेल भी नहीं खींच पाता हूँ ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय हमसे पूछा है, तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जब ब्रिटिश सम्राट थे उस समय लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने थे। कब? 1900 कैनिंग जो बने थे वायसराय 1958 के आसपास में कैनिंग ने प्रथम वायसराय कैनिंग को बनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था 1858 में कैनिंग को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर आपसे पूछे तो कौन थे? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। और बंगाल का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल का, तो बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत का प्रथम वायसराय, यही प्रश्न पूछा गया हमें, तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग थे। लेकिन भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा आपसे तो कौन होंगे? माउंटबेटन होंगे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और आज यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है जो हमने बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका आरंभ उत्तराखंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वो भी उत्तराखंड के पहले उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में था, तो वो चमोली जिले से हुआ था। सन 1973 में ये शुरू की गई थी। ये आंदोलन सन 1973 में चमोली जिले से शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 8 में, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो हुई थी अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अफीम युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि और देखें दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 19वीं सदी के मध्य में चीन के मुख्यतः चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्ध को अफीम युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध 1839 से 1842 इसमें चला था, और दूसरा युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक चला था। इसे अफीम युद्ध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न को, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियर रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी? तो इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी ग्लेशियर रिवॉल्यूशन क्रांति? तो इंग्लैंड में जो ग्लेशियर रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी वर्ष 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कब हुई थी? वर्ष 1988 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लेशियर रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति जिसे कहा जाता है, ग्लेशियर रिवॉल्यूशन को क्या कहा था? गौरवशाली क्रांति कहा था ग्लेशियर रिवॉल्यूशन को। और यह इंग्लैंड में हुई थी। यह एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी तृतीय को द्वितीय शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। इसके भागीदार इंग्लैंड, वेल्स, आयरिश, स्कॉटिश समाज और डच सेना थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। रक्तविहीन क्रांति किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को रक्तविहीन क्रांति भी कहते हैं और गौरवशाली क्रांति भी कहते हैं। कब हुआ था? 1688 से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 10 नंबर प्रश्न में, प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है। यदि इसे हम देखें तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और इससे यदि आपसे पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो कुल प्रारूप समिति के अध्यक्ष में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर को लगाकर उन्हें छोड़कर 6 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है। और प्रारूप समिति कब लाया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति लाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
कौन से समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रक्रिया समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया समिति के और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि हम देखें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, आपको किसके किसके कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और अपनाया गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, पारित किया गया, अंगीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान जो था पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को नहीं, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, 50 में लागू हो गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान में। ठीक है, कितना वर्ष? 2 माह 11 वर्ष और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और कुल मीटिंग कितनी हुई थी? 165 दिन, इसमें 165 दिन पूरा हुआ था मीटिंग, बहस चला था 114 दिन। और अधिवेशन हुए थे कितने? कुल 11 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने में, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जब लागू हुआ था या जारी किए गए थे, उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भाग कितना था? 22 भाग था और 8 अनुसूची थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न में, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि हम देखें तो कौन सा विषय आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है, यह प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? आप लोग भी आंसर बताइए। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ट्रेड यूनियन होता है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो अभी 52 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको पूरा वीडियो भारतीय संविधान से प्राप्त होंगे। जो चैप्टर वाइज वीडियो है, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको घटना चक्र बुक से सारे प्रश्न मिलेंगे जो प्रीवियस प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसे मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाकर उसे जरूर देखें दोस्तों। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको काफी लाभ मिलेगा उसमें, और आप उसे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा दोस्तों, और आपको पढ़ने का मन करेगा। और अब जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसी से मिलने की संभावना है। और इसी तरह भारतीय इतिहास भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, आप उसे जाके देखें दोस्तों। और वो तीनों इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों इतिहास अलग अलग है। आप उसे जाके देखें दोस्तों। आप यदि उसे देखते हैं तो निश्चित ही आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। इसलिए उसे जाकर देखें, रिवाइज करें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रेड यूनियन जो है आपको क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ट्रेड यूनियन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय विषय की संख्या कितना था, तो उस समवर्ती सूची में उस समय विषयों की संख्या 47 था, 47 था समवर्ती सूची में। लेकिन वर्तमान समय में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है? तो 52 है। वर्तमान समय में समवर्ती सूची की संख्या कितनी है? 52 है। 3 प्रकार की सूची का वर्णन दिया गया है भारतीय संविधान में दोस्तों। 7वीं अनुसूची में दिया गया है ये। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची था, संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे, लेकिन संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे, और वर्तमान समय में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितना है? 61 है। तो हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी ट्रेड यूनियन क्या है? एक समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। हम लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, किसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें शामिल नहीं है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, परंतु किसमें नहीं शामिल है? तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 40 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होता है। ठीक है, कब होता है? प्रत्येक 5 साल बाद होता है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति यदि देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 1950 से 62 तक रहा है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के और क्षेत्र में की विधानसभा के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 59 प्रश्न की ओर। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, तो भारतीय संविधान में महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन देखें हम लोग दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महान न्यायवादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता, यदि भारत के महान न्यायवादी के बारे में देखें दोस्तों, तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में दिया गया है। ठीक है, और महान न्यायवादी के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस सरकार का क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अब भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं कौन? महान न्यायवादी। इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं महान न्यायवादी का, और महान न्यायवादी है जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं महान न्यायवादी को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसमें हम देखें तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तारा कुंड समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। और कौन नहीं है? तो वाईके अलग समिति है, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, वाईके अलग समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर है जो नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 18 में ईवीएम का मतलब है, तो ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का मतलब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का मतलब होता है। वर्ष 1982 ईस्वी में ईवीएम प्रथम बार प्रयोग में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? वर्ष 1982 में। यह मशीन प्रथम बार केरल में उपयोग हुई थी। यह 1989 में पूरे भारत में प्रयोग में लाई गई थी। 1989 में भारत में पूरे प्रयोग में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थी? अब तो थी हो गया दोस्तों, तो उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय कौन थी? तो स्मृति ईरानी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो किसकी ग्रह के रूप में गणना नहीं होती सौरमंडल में? तो इसमें से यदि देखें, बृहस्पति एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, लेकिन प्लूटो एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सौरमंडल में प्लूटो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता है, लेकिन अब इसे काइपलर की सबसे बड़ी गोलीय वस्तु माना जाता है। यह एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है प्लूटो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा है जो किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है जो आपको किस देश से गुजरती है इनमें से? तो केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केन्या से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने महासागर से होकर गुजरती है? 3 महासागर से होकर गुजरती है, एक प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो 13 देश से होकर गुजरती है। कितने देशों से? तो 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, उसमें से कुछ देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सौटोमा, फिलीपींस, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये 13 देश हैं। इन 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केन्या से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में कौन सा शहर फैला हुआ है ये पूछा गया है। तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर कौन है? इस्तांबुल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, इस्तांबुल शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इस्तांबुल को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ी पर बने हुए हैं। और 1784 ईस्वी में ही भूकंप में इस्तांबुल
के ढके हुए बाजार का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस्तांबुल को क्या कहते हैं? दो महाद्वीपों में फैला हुआ शहर कौन है? तो इस्तांबुल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न की ओर, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति है किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अल्पाइन वन से फर वनस्पति संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अल्पाइन वन जो है हिमालय के ऊंचाई 25 से 35 मीटर तक की मिलती है। हिमालय के 25 से 35 मीटर ऊंचा तक क्या मिलता है? अल्पाइन वन मिलता है। इसकी विशेषता छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष देवदार वृक्ष प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अल्पाइन वन में क्या मिलता है हमको? फर वनस्पति मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 24 नंबर प्रश्न में। 24 में क्या दिया गया इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो इन चार में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन चारों में से यदि देखें हम तो अमेजन नदी है जो सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, परंतु इन ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यह साउथ अमेरिका में बहती है अमेजन नदी। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यह ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। अमेजन समुद्र में वैश्विक नदी के निर्वहन का 20% प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमेजन इन चारों में सबसे लंबी नदी है। 25 नंबर चलते हैं। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कौन कर रहा है? तो इसका सहयोग कौन कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत का जो गंगा नदी सफाई हो रहा है उसमें जर्मनी है जो भारत को सहायता कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जर्मनी का यदि आपसे राजधानी पूछ लिया तो कौन है? बर्लिन है। जर्मनी का राजधानी बर्लिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना कौन सी क्रांति कहलाता है? तो उसे रजत क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रजत क्रांति कहते हैं मांस और पोल्ट्री का अधिक उत्पादन गुलाबी क्रांति कहलाता है। मांस और पोल्ट्री का अधिक उत्पादन गुलाबी क्रांति है, जबकि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन रजत क्रांति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो उर्वरक के अत्यधिक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 27 में है कौन सी बगान फसल नहीं है? तो बगान फसल कौन नहीं है ये पूछा गया है। चाय, कॉफी और काजू ये क्या है? बगान फसल है, परंतु मोटे अनाज बगान फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मोटे अनाज है जो बगान फसल में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 28 में चले। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो कौन इसमें रबी फसल नहीं है? तो कौन नहीं है रबी फसल? यदि देखें चावल क्या है? खरीफ फसल है, ना कि रबी फसल है। राई, गेहूं, चना ये सब रबी फसल है, लेकिन चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 29 में चलते हैं दोस्तों। 29 में क्या दिया हुआ इसे देखते हैं। 29 में है वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो 2011 के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? यह प्रश्न पूछा है। सबसे साक्षर राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केरल है सबसे साक्षर राज्य है। ठीक है, केरल में 94% साक्षरता है। लक्षद्वीप में 92.28% है। मिजोरम में 91 है, 91.58 है। गोवा में 88% है और त्रिपुरा में 87.22% है। ठीक है, सबके बारे में बता दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है। नेक्स्ट में क्या है? तो रॉबिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो रॉबिन्सन के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो यदि इसे देखें तो असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए असीमित आवश्यकताएं हैं जो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत में केंद्रीय आर्थिक समस्याएं 1991 में आई थी, जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से ऋण लेना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 31 नंबर प्रश्न में गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत मापने वाला एक सूचकांक क्या कहलाता है? तो इस सूचकांक को हम लोग क्या कहते हैं? इस सूचकांक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं ऐसे सूचकांक को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना विलियम मुइर ने की थी। किसने?
विलियम मुइर ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना विलियम मुइर ने 1887 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, जॉन लॉक ने किया था। और जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म 1932 में यूके के थे, ब्रिटेन के थे जॉन लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 में दिया गया है, इसमें क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवादी को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो यूरोप में साम्यवादी को रोकने के लिए कौन सी संधि बनाई गई थी? तो कौन सी संधि था? वो नाटो था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यूरोप में साम्यवादी को रोकने के लिए कौन सी संधि बनाई गई थी? तो वो नाटो संधि था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, नाटो संधि था। और नाटो संधि 4 अप्रैल 1949 को लाई गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 37 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसी दिन चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भारत में चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का जिम्मेदारी है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया गया है। कौन? चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 के तहत। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में आयोजित कॉम्पिल मेला किस समुदाय के से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में जो काम्पिल्य मेला है वो किस समुदाय से है? जैन समुदाय से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जैन समुदाय क्या है? ये मार्च महीने में प्रत्येक वर्ष 5 दिन तक लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 37 में वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव है कौन? तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोष्ठीय जीव है? तो कौन अकोष्ठीय जीव है? तो इसमें से विषाणु देखे दोस्तों, तो यह एक अकोष्ठीय जीव है। विषाणु क्या है? अकोष्ठीय जीव है। जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीवन जैसे सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे केशरुकी जंतु, कीट, पादप अथवा जीवाणु है। केशरुकी जंतु कौन कौन हुआ? कीट, पादप और जीवाणु, ये सब क्या होते हैं? केशरुकी होते हैं। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिका होने पर उस जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विषाणु हो गया, अकोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 39 नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में है जो कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यूरिक एसिड। ठीक है दोस्तों। और यदि देखें हम मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मैलिक एसिड आपको सेब में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। और टाइनिक एसिड है जो चाय में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर में। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है जिसे अरोटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबसे बड़ी धमनी, शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी है या अरोटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो इसको परिभाषित किया जाएगा समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वंशागतिक क्रोमोसोमावाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति का क्रोमोसोमावाद सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत सटन और बारबेरी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 43 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो कौन सी दवा पीड़ाहारी है? तो नॉवल जीन है जो पीड़ाहारी दवा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नॉवल जीन, पीड़ाहारी दवा कौन है? नॉवल जीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में। पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक है। पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक कौन होता है? पायरुविक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक होता है, अस्थायी उत्पादक, वो पायरुविक एसिड होता है।
यह एक 2 ऑक्सो नैनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पायरुविक एसिड, जो प्रोबियोनी एसिड का 2 कीटोन व्युत्पन्न है। यह ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तित होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? पायरुविक एसिड आंसर होगा, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47-45 में, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम यदि हम देखें तो इसका नाम क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वर्ष 1912 में विटामिन की खोज की थी। फंक ने खोज किया था विटामिन का, कब? वर्ष 1912 में। और अब तक को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है विटामिन को। ए बी सी डी ई के है, ठीक है। विटामिन ए ई डी के वसा में घुलनशील है, और बी और सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 में, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो वायुमंडल के ओजोन स्तर को कौन सी गैस अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो वायुमंडल के ओजोन परत को अपघटित करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें ओम है जो मूल मात्रक नहीं है। ओम क्या है? मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 48 में, समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है। v बराबर u प्लस ए टी है, जो हमें वेग समय का एक कार्य है, इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। बल का विमीय सूत्र समीकरण है, तो बल के विमीय सूत्र का समीकरण क्या होता है? तो इसका समीकरण होता है बल F बराबर ml/t-2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ml/t-2 F बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 50 नंबर प्रश्न में, किलोवाट घंटा की इकाई है, तो किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा की इकाई इनमें से कोई नहीं, सॉरी, किलोवाट घंटा की इकाई क्या? ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा, ठीक है। और इसका किलोवाट घंटा ऊर्जा की खपत की मात्रा को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। त्वरण की मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट या जूल होता है, जूल सेकंड होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हुआ या जूल पर सेकंड हुआ, ठीक है। तो सभी के बारे में बोल दिया मैंने, बता दिया मैंने। नेक्स्ट को चलता है 41 नंबर प्रश्न में, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना न्यूनतम दूरी हो? तो लगभग 17 मीटर न्यूनतम दूरी हो, तब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 52 में, जब दूध को बिलोया जाता है तो उनमें से मलाई पृथक होने लगती है, किस प्रक्रिया के द्वारा? जब दूध को बिलोया जाता है तो उनमें से मलाई पृथक होने लगती है, अपकेंद्रिक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अपकेंद्रिक बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 में क्या है कि जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का हिमांक बिंदु है जो 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश को एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से होकर प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलित हो जाती है, वो कौन सा प्रकाश है? तो अधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन है? वो बैगनी रंग का प्रकाश है। अधिक विचलित कौन सा प्रकाश होती है? तो बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सबसे कम लाल रंग विचलित होती है, सबसे अधिक बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 54 में, 54 के बाद 55 में है विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है। विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए प्रमुख उदाहरण क्या है? अमीटर। अमीटर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अमीटर है धारा मापने का यंत्र, अमीटर है। इससे बना पैमाना एम्पियर में दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्ती यथार्थ धारा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा के परिमाप को मापते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 56 में, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह है कौन सा गैस? मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है, तो वह जलवाष्प गैस है जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है, जलवाष्प गैस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो मैं और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूटोरिया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 एवं फर्स्ट बुक आया था यूटोरिया का, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं, उसे भी मैं उसका भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। आप उसे जाकर उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके जीके जीएस को दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वॉल्यूम 2
जो रुक्मणी प्रकाशन का बुक आया था उसका भी जीके जीएस 20 सेट उसमें है, 20 सेट का जीके जीएस में अपलोड कर चुका हूँ। करंट अफेयर उसमें दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग जाके जाके उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और अपने जीके जीएस को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, और रिवाइज करके और बेहतर अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और आपको क्राउन पब्लिकेशन का बुक का जीके जीएस 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग इसे सभी को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे क्यों चलते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो इनमें से विद्युत का कुचालक कौन है, तो यदि देखें एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, तांबा भी सुचालक है, और चांदी भी सबसे ज्यादा सुचालक है। तो प्लास्टिक है जो विद्युत का कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक कुचालक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बोहलर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है बोहलर के परिकल्पना के अनुसार, तो वो कितना होता है NH/2 पाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 59 में चिल्ली सोडा किसका सामान्य नाम है। चिल्ली सोडा है जो सोडियम नाइट्रेट, किसका सोडियम नाइट्रेट का नाम है चिल्ली सोडा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। चिल्ली सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaNO3। इसे चिल्ली साल्ट पीटर भी कहते हैं, चिल्ली साल्ट पीटर भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaNO3, NaNO3 कहते हैं चिल्ली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट कहलाता है, Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों 69 प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है। तो पायरीमिडीन क्षार में से कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गुआनिन पायरीमिडीन क्षार नहीं है। गुआनिन क्या है, पायरीमिडीन क्षार नहीं है। गुआनिन डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला एक यूरिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन नामक यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। थायमिन मात्र डीएनए में पाया जाता है। थायमिन किसमें पाया जाता है, डीएनए में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुआनिन है जो पायरीमिडीन क्षार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 61 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। EDTA एक लिगलैंड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है EDTA का, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, टेट्रा एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो ये क्या है, यह एक हेक्साडेंटेंट अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इनमें से देखें तो भौतिक परिवर्तन का है लोहे को जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, वो कौन सा धातु है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो कौन सा धातु है, तो यदि इसमें देखें हम ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक जैसा चमक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 64 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यदि हम देखें तो वो कौन होगा, आयोडीन एक कौन है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो पवन है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और पारंपरिक ऊर्जा कौन कौन आएगा, कोयला, पेट्रोल और डीजल, ये सब पारंपरिक ऊर्जा है जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, परंतु पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 65 में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला है, उस कोयला का क्या नाम है, तो उस कोयले का नाम है एंथ्रासाइट, उस कोयले को कहते हैं एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला यह कोयला है, इसकी चमक अत्यधिक होती है, टूटने पर इसकी नवीन पृष्ठ में से एक उत्तर दिखाई होता है और दूसरा अवतल, उसका रंग काला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 66 में सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है या 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि फॉरेन हाइट में देखें तो 98.6 फॉरेन हाइट होता है। फॉरेन हाइट में देखें तो 98.6 फॉरेन हाइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में 67 में स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से स्वामी सहजानंद थे किससे संबंधित थे। स्वामी सहजानंद के बारे में देखें तो वो किससे संबंधित थे स्वामी सहजानंद, तो वह जो स्वामी सहजानंद थे आपको
किससे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। स्वाधीनता किसान आंदोलन से संबंधित है। 68 में देखें, बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार है अबरक का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अबरक का। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 69 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो यह हाल ही में कितने वर्ष पूरा किया है? तो सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरा किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न की ओर, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? किस वर्ष तक मिलेगा? किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिलेगा श्रीनगर को? तो वर्ष 2024 तक श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का टैग मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारतीय मानक यमोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? देखिए, भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है? 82.5 डिग्री, ठीक है। और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री। और यह यमोत्तर होता है जो कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये जो यमोत्तर रेखा भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। कहाँ कहाँ वो 5 कौन कौन से राज्य है जिससे होकर गुजरती है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और 5वां प्रदेश कौन है? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बिहार से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 72 नंबर प्रश्न की ओर। 72 में देखें तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। H.C. मुखर्जी भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। H.C. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, H.C. मुखर्जी थे। नेक्स्ट चलते हैं 73 में। 73 में जब देखें तो इसमें क्या दिया गया है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया। तो पहले व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने 1867 से 68 में यह पहला प्रयास किए थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 74 में संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव है जो आपको नॉर्वे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ट्रिग बैली जो थे आपको संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। मजदूर नेता, सरकारी अधिकारी तथा लेखक थे। टिग्वी हलवर्दन ली नॉर्वियन राजनीतिज्ञ थे और 1940 से 45 तक उन्होंने नॉर्वे के विदेश मंत्री के रूप में सेवा की है और 1940 से 52 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं। ऑप्शन नंबर तब 46 से 52 तक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नॉर्वे के हैं। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? कौन से शहर में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो वो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घिरे होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं को गोली मार ली थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मारा था। ऑप्शन नंबर कहाँ? सी, अल्फ्रेड पार्क में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 76 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान की विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो विधिपूर्ण शासन का जो विचार है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? जिसे विधि का शासन कहते हैं। विधि का शासन कहाँ से है? तो आपको ब्रिटेन से है। भारतीय संविधान में विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। यदि ब्रिटेन से हम देखें और क्या क्या लिया गया है सो देखते हैं। तो ब्रिटेन से हम लोग विधि का शासन लिया है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, द्विसदनीय संसद, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानमंडल और रीट, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार का क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। यदि हम लोग इसमें देखें फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से हम लोग ने समानता, स्वतंत्रता
और बंधुत्व का नारा लिए हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र के नारा कहाँ से लिए हैं? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व एवं गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और प्रोटेम स्पीकर भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध के समय मूल अधिकार की जो शक्तियां हैं वो कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध के समय तो जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं इसे, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, कनाडा के संविधान से लिया गया है विधिपूर्ण शासन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सिमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यदि ये देखें, सिमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमोगो झील है भारत के सिक्किम में स्थित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सिक्किम में सिमोगो झील है और सिक्किम की राजधानी कितना कहाँ है? तो गंगटोक है और गंगटोक में ही सिमोगो झील स्थित है। चिंगू झील के नाम से भी जाना जाता है सिमोगो झील को। ठीक है, यह चारों ओर बर्फीली पहाड़ी से घिरी हुई है। झील 1 किलोमीटर लंबी तथा 5 फीट गहरी है। ठीक है दोस्तों, सिमोगो झील कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। आगे की ओर यदि इसमें देखें हम सिक्किम के बारे में और जानकारी लेते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिक्किम एक राज्य के रूप में कब बना था, तो 16 मई 1975 को सिक्किम का राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है दोस्तों, और वहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। यदि नागालैंड देखते हैं तो नागालैंड के ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं नागालैंड, तो नागालैंड का जो अभी राज्यपाल हैं वो ला गणेशन है, नागालैंड के राज्यपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और फिलहाल में यदि हम वहाँ की राजधानी देखें तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 60 है नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो वर्ष 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 1963 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है और इसका अरुणाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1987 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था दोस्तों कि 1987 में 3 देशों की स्थापना हुई थी। वो ट्रिक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 3 देश कौन कौन थे? तो अरुणाचल प्रदेश था, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश था और मिजोरम था और गोवा था। ये 3 देश थे जो वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं, वहाँ के राज्यपाल केपी पटनायक हैं। और अरुणाचल प्रदेश में यदि विधानसभा सीटों की संख्या देखें 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। गोवा को देखें दोस्तों, गोवा की जो था, गोवा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के अभी मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछा जाए तो अभी प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। यदि आप गोवा की स्थापना भी उसी वर्ष हुई थी 1987 में और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या देखें 40 है और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। विधानसभा सीटों की संख्या कम से कम कितना होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। लेकिन गोवा और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या, और मिजोरम, गोवा और सिक्किम ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ सीटों की संख्या क्या है? सबसे कम है। सीटों की संख्या सबसे कम, यानी अपवाद के रूप में वहाँ पर 60 से भी कम है। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा सीटों की संख्या गोवा में कितना है? 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। तो हमसे पूछा क्या, सिमगो झील कहाँ स्थित है? तो सिमगो झील सिक्किम में स्थित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर है? तो सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड किसका है? तो वो है डी गुगेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए डी गुगेस है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 79 में। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो ये जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिए जाने का एक महत्वपूर्ण कदम था शिक्षा देने का। और यह इसकी शुरुआत वर्ष 2001 से 2 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। वर्ष 2001 से 2 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की थी। और 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 80 में। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राज्यपाल है जो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है इसमें 81 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? यह भारतीय वन सर्वेक्षण है जो आपको देहरादून में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इसकी शुरुआत
वर्ष 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 82 में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 83 में चलते हैं। इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला कौन था? ह्वेन-सांग था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेन-सांग था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 15 वर्ष तक भारत में रहा था। और इसकी यात्रा वृत्तांत को सी यू क्यूब के नाम से जाना जाता है। सी यू क्यूब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 84 में भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो वह खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। लास्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है महाद्वीप और उनके स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल दृष्टि में से कौन इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो इसमें दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप ब्राजील है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और यह देश 5 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 44 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के मध्य में लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इस संघीय राज्य गणराज्य के तट रेखा 7491 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका में कौन है? वो ब्राजील है। यही एक सम्मिलित है। बाकी उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब गलत है। और एशिया का सबसे बड़ा देश भारत, ये भी गलत है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी गलत है। तो हमसे पूछा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपने आपका जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।